प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। आपके पाठ्यक्रम में राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य पथिक है। पूर्व में मैंने आपको पथिक से संबंधित और राम नरेश त्रिपाठी की काव्य कला से संबंधित एक विस्तृत नोट्स भेजा था और आशा करता हूं कि आपने उस नोट्स का अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा। ये आशा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इस कक्षा में जब हम राम नरेश त्रिपाठी की काव्य कला और पथिक खंड काव्य पर चर्चा करेंगे तो जो कुछ भी मैं कहूं, जो बातें मैं आपको समझाऊं, वो बातें थोड़ी थोड़ी आपके दिमाग में रहें और जो अभी बोला जाए वो अच्छे से समझ में आए। तो इस कक्षा में हम लोग राम नरेश त्रिपाठी की काव्य कला और पथिक खंड काव्य का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें पथिक खंड काव्य को समझने से पहले दो बातें समझनी अनिवार्य है। पहली बात तो ये कि एक कवि के रूप में राम नरेश त्रिपाठी का अपना कालखंड क्या है, क्योंकि जब मैं आपको हिंदी साहित्य इतिहास के विविध कालखंडों के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझाया कि कवियों को उनके जीवन काल और उनके समय तथा समाज के अनुरूप आपको समझने का प्रयत्न करना होगा। उनके समय और समाज के भीतर ही उनकी कविता को समझने की कुंजी छिपी हुई है। कई बार क्या होता है कि हम कविता को एकांगी तरीके से पढ़ने लगते हैं और उससे हम कविता का शाब्दिक अर्थबोध तो ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन उस कविता के जो विविध अर्थ हैं या काव्यगत प्रक्रिया के प्रति उस कविता के जो विविध संस्कार हैं उन्हें समझ पाने में हम चूक जाते हैं। लिहाजा हमें कवि के समय और समाज को और विशेष रूप से उन साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझना होगा जिन साहित्यिक प्रवृत्तियों से कवि प्रभावित रहा। अगर लेकिन उद्भव हो रहा था, मैंने जब आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था तो बताया था कि भारतेंदु की मृत्यु 1885 और द्विवेदी युग के आरंभ यानी 1900 के बीच की साहित्यिक परिलब्धियां क्या थी, साहित्य किस राह पर आगे जा रहा था या थोड़ा दिग्भ्रमित हो गया था, और द्विवेदी जी जब आते हैं तो किस तरीके से उस साहित्य को पुनः संगठित करते हैं और एक दिशा देते हैं। राम नरेश त्रिपाठी के कवि व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव द्विवेदी कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों, धारणाओं और मान्यताओं का पड़ा। अब आपको दो बातें समझनी होंगी। पहली बात कि द्विवेदी युग की साहित्यिक धारणाएं और मान्यताएं क्या थी, और दूसरी बात का संबंध उस बिंदु से है जिसका उल्लेख नामवर सिंह ने अपनी किताब छायावाद में किया है। अगर आप नामवर सिंह की किताब छायावाद को पढ़ें तो आप पाएंगे कि उन्होंने अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के समानांतर छायावाद को स्थापित नहीं किया है। नामवर सिंह मानते हैं कि अंग्रेजी का जो रोमांटिसिज्म था वो हिंदी में आया, लेकिन हूबहू छायावाद के रूप में नहीं आया। दरअसल उसका स्वरूप जब हिंदी में आता है तो वह स्वच्छंदतावाद के रूप में आता है। छायावाद में उन्होंने कुछ अन्य
स्वरूपों की भी कल्पना की। छायावाद के कुछ अन्य अभिलक्षण भी तैयार किए, बताए और कहा कि छायावाद स्वच्छंदतावाद का अगला विस्तृत चरण है। उसे अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के समानांतर रख देना उचित नहीं होगा। जो अन्य प्रवृत्तियां बताई उसमें अगर आप देखें तो कल्पनाशीलता, आरंभिक छायावाद में वायवीयता, मैं शैली, मैं शैली अपनाई, स्वाधीनता के प्रति एक स्वप्नवत दृष्टिकोण और एक शक्ति काव्य के ग्रहण की भी कामना। जैसे राम की शक्ति पूजा है तो उसको शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित किया जाता है। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, कह शक्ति राम के बदन में हुई लीन। लेकिन राम नरेश त्रिपाठी जिनको हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनकी कविताएं छायावादी कविताओं से बहुत दूर का संबंध रखती हैं। छायावादी कविताओं से पहले जो स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण हिंदी साहित्य में आया और बहुत गहराई से पनपा, उसका असर राम नरेश त्रिपाठी के कवि व्यक्तित्व पर पड़ा। और ध्यान दीजिए कि यह स्वच्छंदतावाद ऐसा नहीं था कि छायावाद से तुरंत पहले 4-5 साल पहले प्रकट हुआ और उसके आधार पे कविताएं लिखी गईं। दरअसल स्वच्छंदतावाद का बहुत सारा कुछ, अगर आप श्रीधर पाठक की कविताएं पढ़ें और विशेषकर वे कविताएं जो अनुदित हैं, अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित की गई हैं, उनकी बहुत हम सुदीर्घ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वह अभी हमारे इस पाठ का हिस्सा नहीं है। लेकिन स्वच्छंदतावाद का गहरा प्रादुर्भाव वहां से होता है और फिर पूरे द्विवेदी काल में प्रकृति प्रेम बहुत महत्वपूर्ण घटक के रूप में कविताओं में मौजूद रहा। अब हम आते हैं द्विवेदी काल की मुख्य साहित्यिक प्रवृत्तियों पर और उन विशिष्टतम प्रवृत्तियों पर जिन्हें राम नरेश त्रिपाठी ने अपने कवि व्यक्तित्व के लिए चुना या उनके व्यक्तित्व ने स्वतः ही उन प्रवृत्तियों को ग्रहण कर लिया। जब हम भारतेंदु काल में कविता और गद्य के बीच के भाषाई अंतर को समझ रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था कि खड़ी बोली को साहित्य की केंद्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया आधुनिक काल के आरंभ में ही। यानी भारतेंदु काल में खड़ी बोली साहित्य की केंद्रीय भाषा के रूप में मान्य हो गई। लेकिन भारतेंदु काल में ही एक विचित्र संयोग बना कि गद्य के लिए तो खड़ी बोली को स्वीकार्यता मिल गई, लेकिन कविता के लिए खड़ी बोली को स्वीकार्यता नहीं मिल पाई थी। कविता में खड़ी बोली को स्वीकार्यता भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में मिली और उसमें भी श्रीधर पाठक ने जो अनुवाद किए थे उनका गहरा योगदान है। लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही थी और इसीलिए उस पूरे कालखंड पर द्विवेदी जी की साहित्यिक मान्यताओं या जो उन्होंने दिशा दिखाई उनका गहरा असर है। अब अगर आपको द्विवेदी युग की साहित्यिक मान्यताओं को देखना है तो आपको यह देखना होगा कि साहित्यिक जरूरतें क्या थीं। कई बार जो तुरंत जूझते हुए समाज का बनता हुआ साहित्य होता है वह धारणाओं से अधिक जरूरतों पर आधारित होता है और यही बात द्विवेदी युग पर लागू होती है, क्योंकि एक तो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भारत गुलामी की दशा से गुजर रहा था, मानसिक रूप से विच्छिन्न अवस्थाएं भी प्राप्त हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ
खड़ी बोली साहित्य के सम्मुख कोई मॉडल नहीं था, कोई ऐसा विशाल साहित्य भंडार उसके सामने नहीं था, उसके पास नहीं था, जिसके आलोक में वह गर्व कर सके, या आप यह कहें कि उससे सीखते हुए खुद रच सके। क्योंकि रचना, जब हम कहते हैं सर्जना की, तो सर्जना नयापन तो है, लेकिन उस नएपन में भी सीखने की प्रक्रिया शामिल है। सीखना बहुत जरूरी प्रक्रिया है, और उस सीखने के लिए उनके सम्मुख कोई मॉडल उपलब्ध नहीं था, जिसको कई बार कहते हैं नमूना कहाँ से लाएंगे कि कैसे लिखें, उपन्यास कैसे लिखें, कहानी कैसे लिखें, कविता खड़ी बोली में लिखनी है तो कैसे लिखें। बहुत देर तक विवाद चला, और यह विवाद पल्लव की भूमिका तक में आता है। जब पल्लव की भूमिका में पंत खड़ी बोली में कविता लिखने की विविध समस्याओं का जिक्र करते हैं, सबसे रोचक तो यह है कि सहायक क्रिया है को निकाल देने की वकालत करते हैं। यानी खड़ी बोली में कविता लिखते हुए कठिनाई हो रही थी। दूसरी तरफ हिंदी भाषी जनता अशिक्षित जनता थी, या बेहद कम पढ़ी लिखी जनता थी। अब ऐसी जनता के सामने अगर आपको कविता प्रस्तुत करनी है, तो आप बहुत कठिन भाषा या कठिन शब्दों का उपयोग करते हुए कविता नहीं लिख सकते, या भावों की जटिलता को धारण करती हुई कविताएं नहीं लिख सकते, जैसी कि बाद में चल करके छायावादी कवियों ने कहा। छायावादी कविता देखें और द्विवेदी युगीन कविताएं देखें, तो अब आप बहुत आसानी से चिन्हित करेंगे कि भावों की कितनी गंभीर जटिलता छायावादी युग में उपस्थित है। वैसी जटिलता, भावनात्मक जटिलता या वैचारिक और कल्पनाशील जटिलता आपको द्विवेदी कालीन कविताओं में नहीं मिलेगी, बल्कि द्विवेदी कालीन या जो छायावाद पूर्व काव्य प्रवृत्तियां हैं, उनकी काव्यगत जरूरतें ही बिल्कुल अलग थी। पहली जरूरत यह थी जो द्विवेदी जी ने कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आप यह वक्तव्य सुने और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जरूरत क्या थी। द्विवेदी जी ने कहा कि सरल भाषा में लिखिए ताकि लोग समझ सकें। यदि आपका लिखा लोग समझ ही नहीं पाएंगे तो आपके लिखने का अर्थ क्या रह जाएगा। पहली जरूरत, और यही उस साहित्यिक प्रवृत्ति का निर्माण कर रही है। कौन सी भाषा? प्रसाद गुण युक्त भाषा, सरल और बिल्कुल सुस्पष्ट। जो कवि कहना चाहता है वह बिल्कुल हूबहू वैसे का वैसा लिख दे, उसमें बहुत जटिलता नहीं डालनी है कवि को। ये सबसे पहली जरूरत है। दूसरा, जो मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, उसमें जैसे उपन्यास को आप कहते हैं ना पूंजीवादी समाज की उपज, तो उसको पूंजीवादी समाज की उपज इसलिए भी कहा जाता है कि पूंजीवाद ने जो जीवन में जटिलताएं उत्पन्न कर डाली, उन जटिलताओं को उसके विस्तृत और जटिलतम रूप में प्रस्तुत करने का सामर्थ्य उपन्यास में है। लेकिन द्विवेदी युगीन कविताएं उतनी जटिलतम तरीके से जीवन को नहीं देखती। वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियों की ओर इशारा करती हैं, उधर जाने की कोशिश करती हैं। और यह राम नरेश त्रिपाठी की कविता का मूल गुण है। आप कोई भी कविता पढ़ें, आजन्म राम नरेश त्रिपाठी ऐसी ही कविताएं लिखते रहे। और यह उनकी इसको बुराई के सेंस में आपको नहीं लेना है, यह एक अच्छाई है। जीवन के मूल गुणों, मूल चिंताओं और मूल चाहनाओं पर लिखना उतना सरल नहीं है।
आप लिखने जाएं तो कहीं न कहीं से आज जो जीवन की जटिलता है वह आप पर इतना दबाव बनाएगी कि आप सरलतम तरीके से मनुष्य की सरलतम भाव बोध को अभिव्यक्ति ही नहीं दे पाएंगे। कभी लिखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन राम नरेश त्रिपाठी ने यह किया। मनुष्य के मूल मनोभावों और उसकी मूल चाहनाओं को, बहुत जटिल चाहना नहीं है, जो जीवन को सोचने का तरीका है वह बहुत जटिल नहीं है। उस पूंजीवादी जटिल जीवन से परे जो जूझता हुआ समाज है, अर्ध शिक्षित समाज है, उसके सोचने, उसके चिंतन करने की प्रक्रिया को राम नरेश त्रिपाठी की कविताएं धारण करती हैं और दिशा देती हैं। अब देखिए, दो चीजें आ गई। पहला कि सरलतम भाषा में मनुष्य के मूल मनोभावों और मूल चाहनाओं का अंकन, और दूसरी विशेषता क्या आई, वो इसी मूल चाहनाओं से है, मूल चिंताओं से है। प्रकृति प्रेम है, हाँ, देश प्रेम है। और जब देश गुलाम होता है तब तो अपने देश को पाने और स्वतंत्र कराने की चाहत और मजबूत और सुदृढ़ होती है। तो देश प्रेम बहुत गंभीरतम तरीके से कविता में है। और तीसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो द्विवेदी कालीन साहित्य में भी है, और बाद में जब राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण होता है तब भी यह बात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और उससे होते हुए साहित्यिक व्यवस्था में आती है। वह है समाज सुधार और आत्म सुधार की प्रक्रिया। दोनों जगह यह माना जाता था कि स्वाधीनता ऐसे नहीं मिलेगी, हमें त्याग करना होगा, हमें तपस्या करनी होगी, कुछ तो कारण होगा कि हम गुलाम हुए। तो जो कारण हैं हमारे गुलामी के, उन कारणों से हमें छुटकारा पाना होगा, उन कारणों से हमें बहुत दूर हटना होगा। जो हमारी व्यक्तित्व की कमियां हैं उन कमियों को दूर करना होगा, और जो हमारे व्यक्तित्व के अलावा जो हमारे समाज की कमियां हैं उन सामाजिक बुराइयों का भी परिमार्जन करना पड़ेगा। इस तरीके से देश प्रेम है, प्रकृति प्रेम है, लेकिन समाज सुधार और आत्म सुधार भी है। तो ये जो बिंदु मैंने आपको बताए अभी, ये बिंदु राम नरेश त्रिपाठी की कविता के मूल उत्स है। आप पाएंगे कि जो सहज बोध है, अच्छा, जब हम सहज बोध कहते हैं और सहज भाषा कहते हैं तो बाद में चल करके जब छायावादी कवियों ने द्विवेदी कालीन कविताओं के खिलाफ एक तरीके का आंदोलन किया तो इसी सहज बोध और सहज भाषा को निशाना बनाया। कई बार एक युग की अच्छाई दूसरे युग की बुराई में परिणत हो जाती है। छायावादी कवियों ने कहा कि यह जो लिखा जा रहा है यह कविता नहीं है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हालांकि अभी यह आपके स्तर की चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए और आपके लिए रोचक है कि अगर आप द्विवेदी कालीन कविताओं की पंक्तियों के शब्दों में हेर फेर करें तो आपको पूरा पूरा एक वाक्य प्राप्त हो जाएगा। और यह जो गुण है यह आपको राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं में भी प्राप्त होगा। जिसको कहते हैं ना, नगेंद्र ने कहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद को कहा। तो यह स्थूलता क्या थी और वह सूक्ष्मता क्या थी जिसे छायावादी प्राप्त करना चाह रहे थे। वह सूक्ष्मता क्या केवल भाषिक स्तर पर थी या भावगत स्तर पर भी थी।
तो छायावादी कवियों ने दोनों ही स्तरों पर विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि इनमें कल्पना की वह वायवीयता है ही नहीं, क्योंकि कल्पना में बहुत सारे तत्व होते हैं और कल्पना को अलग अलग तरीकों से विभाजित भी किया गया है। हर कल्पना को आप बिल्कुल एक समान कल्पना नहीं मान सकते। आप छायावाद के बाद जब पढ़ेंगे, जैसे मुक्तिबोध का साहित्य पढ़ें, तो एक नया तत्व आकर जुड़ता है, फैंटेसी। और बिल्कुल अभी आजकल का जो साहित्य पढ़ें, जिसमें कुछ उत्तर आधुनिक साहित्यिक गतिविधियां शामिल हैं, तो आप पाएंगे कि साहित्यिक रचनाओं में कल्पना से इतर फैंटेसी और विखंडन के तत्व शामिल हो गए हैं। लेकिन हम अभी इतना आगे नहीं आते हैं। हम छायावाद, पूर्व छायावाद के बीच में विलंबित रहते हैं, स्थिर रहते हैं। राम नरेश त्रिपाठी लिखते तो रहे 62 तक, मतलब आप ये मान के चलिए कि 56-57 तक तो उन्होंने लिखा ही कुछ न कुछ, लेकिन उन पर आजन्म असर छायावाद पूर्व की काव्य प्रवृत्तियों का ही रहा। वे वैसा ही लिखते रहे। इसीलिए जब आपको हिंदी साहित्य इतिहास में राम नरेश त्रिपाठी को अंकित करना होगा, तो आप उनका नाम छायावाद पूर्व कालखंड में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जीवित तो थे प्रगति प्रयोगवाद के समय भी, तो आप उनको प्रगतिवाद में भी डालने, प्रयोगवाद में भी डालने, ऐसा नहीं। छायावाद में भी डालने, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये छायावाद पूर्व कालखंड के कवि। अब आप ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने आपको एक बात कही कि वह धारणा द्विवेदी काल में भी थी और गांधी के समय में भी प्रकट हुई। वह धारणा थी कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए स्वयं को स्वाधीनता के लिए तैयार करना है और इसलिए खुद को और समाज को बदलना है। उन बुराइयों को ढूंढना है जिन बुराइयों के कारण हम गुलाम बने। अब ये जो धारणा है, गांधी जी की तो एक और धारणा थी, बहुत महत्वपूर्ण धारणा है कि कोई बिल्कुल अच्छा नहीं है और कोई बिल्कुल बुरा नहीं है। तो हमको मनुष्य के उस ग्रे हिस्से में से मनुष्य की अच्छाइयों को चुनना होगा और उन्हें उभारना होगा। उन अच्छाइयों से प्रार्थना करनी होगी कि आप उत्तिष्ठ हो, और उन बुराइयों से प्रार्थना करनी होगी या कामना करनी होगी कि आप सुप्तावस्था में चले जाएं। और यह कोई नई फिलॉसफी नहीं थी। आप ध्यान दें तो सुकरात ने भी ऐसी कई बातें कही। बहुत सुदीर्घ परंपरा है इस जीवन के ग्रे हिस्से को लेकर के। लेकिन जो मनुष्य के भीतर और समस्त चराचर में अच्छाई और बुराई में अच्छाई को चुनने की कामना है, वह छायावाद पूर्व कालखंड में भी है। और अगर आप गद्य में देखें तो प्रेमचंद में भी है, और तब तक है जब तक कि वे गांधीवाद से प्रभावित रहे। एक कक्षा में मैंने आपको प्रेमचंद की साहित्यिक और वैचारिक यात्रा के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें जो उनके जीवन के मुख्य 3 चरण हैं, 3 वैचारिक चरण, उन तीनों वैचारिक चरणों की चर्चा की थी। और आपको बताया था कि जो आखिरी चरण है, तीसरा मुख्य चरण है, उसमें प्रेमचंद गांधीवाद से हट जाते हैं, जीवन को ज्यादा जटिल तरीके से देखने लगते हैं और उन गांधीवादी उपायों के प्रति उनकी आस्था नहीं रह जाती। आप चाहे उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान पढ़ें अथवा उनकी अंतिम कहानी कफन पढ़ें, इन दोनों कहानियों में आपको कोई भी गांधीवादी निष्कर्ष नहीं मिलेगा। आपको मिलेगी जीवन की विद्रूप सच्चाई। दोनों में जो उपन्यास और कहानी यानी कथानायक हैं, अब क्या करेंगे, ये भी एक समस्या है कि घीसू और माधव नायक है। इसको समस्या भी कहें और इसको प्रेमचंद की दृष्टि भी कहें।
कई बार प्रेमचंद पे आरोप लगता है, लेकिन एक बहुत अच्छा कथन है महाभारत में, दुखाति दुखतरम क्षुधा। दुखों में सबसे बड़ा दुख है भूख और गरीबी। आप एक दिन के भूखे आदमी से तो नैतिकता की कामना और कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी 15 दिन से भूखा हो, उससे आप नैतिकता की उस तरीके की कामना नहीं कर सकते। और जो आदमी जीवन भर का भूखा हो, उससे आप अगर नैतिकता की कामना करने लगे तो आप स्वतः में अनैतिक हैं। आप याद करें कि घीसू और माधव के बीच के वार्तालाप में घीसू अपने बेटे माधव को बताता है कि आखिरी बार कब उसने भरपेट खाना खाया था और अपने मन का खाया था, और उसमें कितना डिफरेंस है, काल का कितना विभेद है। बरसों का भूखा व्यक्ति किस तरीके की नैतिकता का निर्वाह करेगा, उसको जातिगत ढांचे में न देखें। तो प्रेमचंद का जो परिवेश था, जो परिवेश रच रहे थे प्रेमचंद, वह बहुत महत्वपूर्ण था। यही बात द्विवेदी कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अब वहां पे परिवेश से इतर परिवेश से प्राप्त मूल्य की प्रधानता थी। ये फर्क है। प्रेमचंद की भी भाषा बहुत कठिन नहीं है। हाँ, प्रेमचंद की भाषा में आप कठिनाई वहां प्राप्त करेंगे जब प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आते हैं, और फिर बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो जिन्हें प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखा। उनके प्रकाशन वर्ष पे न जाए, पहले उन रचनाओं को उन्होंने उर्दू में लिखा और बाद में हिंदी में रूपांतरित कर दिया, या जिसको कहते हैं लिप्यांतरित कर दिया, लिप्यांतरण कर डाला। लेकिन जो छायावादी रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं, और छायावादी नहीं, पूर्व छायावादी रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनमें परिवेश से इतर परिवेश से प्राप्त मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप साकेत पढ़ें, मैथिली शरण गुप्त की रचना, आप उर्मिला उर्मिला कह रहा हूं, या इसी आप भारत भारती पढ़ें। जो एक तो है कि परिस्थितियों का वितान, और उन परिस्थितियों से निकल रहे मूल्य सुस्पष्ट हैं। जैसे प्रेमचंद यहां आपको मूल्यों की सुस्पष्टता नहीं मिलेगी, बल्कि वातावरण का रचाव, जटिलतम रचाव मिलेगा। विशेष तौर पर जो उनकी अंतिम दौर की रचनाएं, वातावरण का रचाव मिलेगा, एक जटिलता मिलेगी, उनमें मूल्य बोध आपको अलग ढंग से, जैसे अगर आप कफन कहानी में मूल्य बोध ढूंढने जाएं तो आप को शायद, मुझे तो लगता है, कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो कविताएं मूल्यों के ह्रास और दुखों के आधार पर मूल्यों के पतन की कहानी कहती हैं। कैसे दुख, वेदना और भूख मूल्यों का क्षरण कर रही है, वह कहानी यह बताती है। होरी मर जाता है गोदान में, लेकिन मूल्य क्या मिल रहे हैं? जबरदस्ती गोदान। कौन सा गोदान, किसके लिए गोदान? कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। वह परिस्थितियां, जो जीवन की जटिलताएं हैं, जो मनुष्य की व्यवस्था है, और किसके सम्मुख? स्वयं व्यवस्था के सम्मुख, स्वयं परिस्थितियों के सम्मुख। कई बार तो निर्मल वर्मा ने कहा ना कि गोदान नियति के आगे मनुष्य की व्यवस्था का महाकाव्य है। परिस्थितियों की जटिलता में मूल्यों के क्षरण की कहानियां हैं, लेकिन यहां पर परिस्थितियों के भीतर से उभरते मूल्यों के चुनने की प्रवृत्ति है। वे मूल्य बहुमूल्य है। जो प्रवृत्तियां प्राप्त हो रही हैं, जो मूल्य प्राप्त हो रहे हैं, आदर्श मूल्य, सामाजिक मूल्य, जीवन के व्यक्तिगत मूल्य, वे मूल्य बहुत प्राप्य है, मूल्यवान है, स्वतः में मूल्यवान है। और उन मूल्यों के लिए
राम नरेश त्रिपाठी आद्यंत पूरी कविता, पूरे जीवन काल में संघर्षरत रहे और उन्होंने अपनी कविता में उन्हीं मानवीय मूल्यों की लगातार स्थापना की। अब जब आप पथिक खंड काव्य का अध्ययन करेंगे तो पथिक में आप पाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है प्रकृति प्रेम। यानी अभी मैंने आपको बताया था शुरू में ही, कक्षा की शुरू में ही, कि राम नरेश त्रिपाठी ने पैदल यात्राएं बहुत की। कहते हैं 20,000 किलोमीटर की। कोई बिल्कुल ठोस प्रमाण नहीं है मेरे पास, लेकिन जो अलग अलग किताबों में लिखा है, अलग अलग वक्तव्यों से आता है कि लगभग 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। तो पथिक उनका जीवन है, वे स्वयं एक पथिक है। लेकिन अब आप देखें कि पथिक का जो काव्य संदेश है, उसका जो मूल्य है वह किस प्रकार का मूल्य है। जो पथिक है, काव्य नायक है, वह दुनिया के दुखों से विरक्त हो उठता है, बिल्कुल, और इतना विरक्त हो जाता है कि एक तरीके से एक साधु की शरण में जाता है और उससे जो संदेश प्राप्त होता है, उससे वह जो उससे प्रेरणा प्राप्त होती है, उससे वह देश सेवा का व्रत लेता है। और इसी के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश सेवा में देश की प्रकृति से प्रेम भी निहित है, अंतर्निहित है उसी में। आप एक रामायण का भगवान राम का कथन याद करें कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी। अब इसमें जो जननी जन्मभूमिश्च, जो जन्मभूमि का सौंदर्य है, स्वर्गादि अपि गरीयसी, वह कैसे प्रकट होता है। वह लोगों के प्रेम भाव, लोगों की एकता, संगठन से तो प्रकट होता ही है, लेकिन उस जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य से भी प्रकट होता है। अगर आप कहेंगे अरे हमारे यहाँ कुछ है ये नहीं है, बहुत खराब मौसम है, तब बेकार है, व्यर्थ है, तो जाहिर तौर पे आपको उस स्थान से प्रेम नहीं है। और आप कहें कि मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, मैं यहीं बस जाना चाहता हूँ, तो आपको उस स्थान से प्रेम है। तो जो प्रकृति प्रेम है वह अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करने का एक माध्यम भी है। और यह बात द्विवेदी कालीन कवियों के लिए तो बहुत कुछ जरूरी, अनिवार्य और मार्गदर्शक है। उनकी कविता का मार्गदर्शन कर रहा है प्रकृति प्रेम। इसीलिए आप जैसे वो है कि उस कविता में, खंड काव्य में, राजा मृत्युदंड दे देता है, लेकिन चूंकि वह समाज से भी, अब देखिए मूल्य यहाँ है, शरीर मर सकता है लेकिन कीर्ति का क्षरण नहीं होगा यदि आपने सत्कर्म किए, यदि आपने राष्ट्र की सेवा की, यदि आपका जीवन राष्ट्र देश के लिए बलिदान हुआ, है ना, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो यह एक मूल्य है। उस मूल्य की स्थापना, जो परिस्थितियों से उपजा मूल्य है, वह द्विवेदी कालीन या पूर्व छायावादी युगीन कवियों के लिए बहुत मूल्यवान है। और द्विवेदी कालीन कवि और स्वच्छंदतावाद थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अभी आप उस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी और इतने विस्तार से पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो हम उसको बहुत संक्षेप में समझेंगे कि जो प्रकृति प्रेम है वह दोनों जगह महत्वपूर्ण है। और जब आप पथिक कविता पढ़ेंगे तो पथिक कविता में पथिक यानी जो काव्य नायक है उसके जीवन के मूल्य तो महत्वपूर्ण है ही,
लेकिन वह प्रकृति से जो प्रेम प्रदर्शित कर रहा है वह भी महत्वपूर्ण है, और उस प्रकृति प्रेम का गहरा संबंध देश प्रेम से है। यह मैंने अभी आपको समझाया। जैसे वह समुद्र के किनारे खड़ा है तो समुद्र के सौंदर्य पे, जो उसकी तरंगे हैं, जो उसकी आवाज है, उससे आकर्षित है। वह इस अनुपम सौंदर्य को एक प्रेम कहानी के तौर पर लेता है। प्रकृति, अब यह प्रेम कहानी कई किस्म की है। एक तो प्राकृतिक वस्तुओं का आपस में मेल मिलाप प्रेम संबंध, और दूसरा मनुष्य और प्रकृति का प्रेम संबंध। आपने कई कवियों को पढ़ा होगा चंद्रमा से बात कर रहे हैं, आपने कई कवियों को पढ़ा होगा नदी से बात कर रहे हैं। जो मध्यकालीन कविताएं हैं और आदिकालीन कविताएं, उसमें तो नदी पशु पक्षियों से बातचीत करने का पूरा एक वितान है, पूरी एक सुदीर्घ परंपरा है। और वह परंपरा का एक अंश, अब उसमें विवाद हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि परंपरा तो थी, लेकिन जो रूप प्राप्त होता है वह रूप अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के हिंदीकरण का प्रतिफल है, यानी स्वच्छंदतावाद का प्रतिफल है। तो अगर बहुत सारी चीजें वर्षों से नदारत हों और अचानक प्रकट होने लगे तो उनके प्रभावों को स्वीकार किया जाना चाहिए कि हाँ, यह जो प्रभाव आया था उसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ा होगा, इसीलिए ये प्रवृत्तियां आज इतने वर्षों बाद अचानक प्रकट हुई। अब आप उसमें समुद्र है, उसमें आकाश। अब प्रकृति में आप ध्यान दें कि केवल पहाड़ नहीं है, उपवन नहीं है। प्रकृति में आपके सर पर जो आसमान है, जो आकाश है, वह आकाश भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कवि की कल्पनाएं, तारे, चंद्रमा है। जब हम कविता पढ़ेंगे, अभी अगली कक्षा में हम कविता के अलग अलग खंडों को पढ़ेंगे, और जो महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट तौर पे जो प्रकृति प्रेम से संबंधित कविताएं हैं, उनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रकृति से किस प्रकार का आग्रह कवि के तौर पर राम नरेश त्रिपाठी करते हैं। क्या कामना है उनकी, किस तरीके से प्रकृति से कवि को खुद को जोड़ता है, और न केवल खुद को जोड़ता है, न केवल अपने काव्य नायक को जोड़ता है, बल्कि काव्य नायक के बहाने अपने समय और समाज को भी जोड़ता है। वृक्ष, पक्षी, फूल, बादल, बारिश, समुद्र, पत्ते, पहाड़, सब कुछ, यहां तक कि समुद्र से आती हुई एक एक लहर, एक एक विषय वस्तु प्रकृति की उसके प्रेम और आदर का पात्र है। जैसे एक कविता मैं आपको सुना करके यह बंद कर रहा हूं। प्रतिक्षण, यह कक्षा इसमें अब अभी व्याख्या नहीं करेंगे। व्याख्या हम, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, व्याख्या करने के लिए समय चाहिए, जो अर्थ संदर्भ हैं उनको स्थापित करने के लिए समय चाहिए। तो अगली कक्षा में हम पथिक खंड काव्य के विविध विशिष्ट तौर पर जो प्रकृति से संबंधित क्षेत्र हैं, जो प्रकृति से संबंधित जो काव्य पंक्तियां हैं, उनको पढ़ेंगे। क्योंकि पूरा खंड काव्य तो कक्षा में पढ़ सकना संभव नहीं है। आप खंड काव्य स्वतः पढ़ लें और जहां जहां आपको परेशानी होती रहे वहां वहां आप मुझसे पूछते रहें। हाँ, अगर आप एक बार उस भाषा के कलेवर को समझ जाएंगे, एक बार केवल, तो आप बहुत आसानी से पूरे खंड काव्य को आत्मसात कर लेंगे। अब मैं एक काव्यांश आपको सुनाता हूं और उसके बाद फिर हम लोग इस कक्षा को समाप्त करेंगे। काव्यांश है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन में बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है,
हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो आशा करता हूं कि आपने इन काव्य पंक्तियों का आनंद लिया होगा। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।